हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की अर्थशास्त्र की बुक से चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने इस चैप्टर में हाईलाइट कर दिया है ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए आसानी हो और आप अपनी बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा था जो कि है कृषि। इसके बाद हमने द्वितीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था जो कि है औद्योगिक, और तृतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था जो कि है सेवा प्रदान करने वाली सेक्टर या क्षेत्र। यहाँ लिखा है यद्यपि आर्थिक गतिविधियाँ 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित है। यानी कि जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, आर्थिक गतिविधियाँ मीन्स कि वो गतिविधियाँ, वो काम जहाँ से हमें पैसे आते हों या फिर हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो साधन प्राप्त करते हों जिससे कि हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें, तरक्की कर सकें, विकास कर सकें। इसे कहते हैं आर्थिक गतिविधि। हालांकि आर्थिक गतिविधियां 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित हैं। वो कौन से वर्ग हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर निर्भर है। हालांकि ये विभाजित हैं, डिवाइड किए हुए हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें, लेकिन फिर भी ये जो गतिविधियां हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा है तालिका 2.1 में आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण के रूप में लिखा है, कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दें। किसान ही तो गन्ना उगाता है और अपने खेतों में उगाने के बाद जब वो गन्ने को इकट्ठा करता है तो वो चीनी मिल वाले को बेचता है, जिससे कि किसान को भी फ़ायदा होता है और चीनी मिल वाले को भी फ़ायदा होता है। चीनी का प्रोडक्शन करने के बाद वो मार्केट में सेल करता है। अगर किसान किसी चीनी मिल को, यानी कि ऐसी मिल जहाँ पर चीनी बनती है, ऐसे मालिक को गन्ना बेचने से अगर इनकार कर दे तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी, क्योंकि चीनी मिल को गन्ना अगर नहीं मिलेगा तो वो गन्ने से किस तरह से चीनी प्रोड्यूस करेगा। इसलिए अगर उसे गन्ना नहीं मिलेगा तो मिल बंद हो जाएगी। ये क्या प्रदर्शित करता है, ये क्या दिखाता है? ये द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, और ये शो करता है कि जो द्वितीयक क्षेत्रक है या फिर औद्योगिक क्षेत्रक जिसे कहते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है। यानी कि चीनी मिल क्या है? द्वितीयक क्षेत्रक है। यहाँ पर उद्योग लगा हुआ है, चीनी तैयार होती है, चीनी बनती है, तो ये द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। अगर इसे गन्ना नहीं मिलेगा तो ये बंद हो जाएगा। और गन्ना कहाँ उगता है? खेतों में, और खेतों में जब गन्ना उगता है तो ये प्राथमिक क्षेत्रक है। इसलिए अगर चीनी मिल बंद हो जाएगा, ये द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र है, यानी कि ये पूरी तरह से किस पर डिपेंड है? प्राथमिक क्षेत्रक पर डिपेंड है। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उसका आपको लिखना है कि ये क्या प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है 3 क्षेत्रकों की तुलना। यानी कि ये जो 3 क्षेत्र थे, 3 सेक्टर थे, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, इसकी तुलना के बारे में अब हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। जब हम इन तीनों क्षेत्र की तुलना करते हैं, सबसे पहले एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक होता क्या है। प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्रक ये होता है कि जहाँ पर नेचुरल चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, नेचुरल चीज़ें जहाँ से मिलती हैं, वो सारे क्षेत्र क्या होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे खेतों में उगे हुए फसल या सब्जियां या फल, ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्राथमिक क्षेत्रक है। या फिर नेचुरल चीज़ें जो मिलती हैं
सोना है, लोहा है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मिल में जाती हैं, कारखाने में जाती हैं, उससे नई चीज़ें बनती हैं। तो वो जहाँ पर जाती हैं और उन्हीं से जो नई नई चीज़ें बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, प्रोडक्शन जहाँ होता है वो औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है या फिर द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। अब तैयार किए हुए जब माल को मार्केट बेचा जाता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, जैसे कर्मचारी होते हैं, मैनेजर होता है और भी बहुत सारे लोग होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होता है, संचार होता है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो क्या है, तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। यहाँ लिखा है किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन यानी कि कोई भी चीज़ कितनी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, और रोज़गार की दृष्टि से और रोज़गार के नज़रिए से, कुल प्रोडक्शन के नज़रिए से, रोज़गार के नज़रिए से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं। यानी कि या तो प्राथमिक क्षेत्रक प्रधान होंगे या प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक प्रधान होंगे, या फिर द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक प्रधान होंगे, या प्रथम और तृतीयक क्षेत्रक प्रधान होंगे। जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं, और जबकि जो बाकी जो क्षेत्रक होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। यानी कि ज़्यादा जो वैल्यूएबल होगी या तो प्राथमिक क्षेत्रक होगी या द्वितीयक क्षेत्रक होगी या दोनों होगी, और जो तीसरी होगी वो अपेक्षाकृत छोटे आकार की होगी। यानी कि ज़्यादा वैल्यू पहले वाले या दूसरे वाले की होगी या फिर तीसरे वाले की होगी। वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ लिखा है कि जो भी प्रोडक्शन है, जो भी वस्तुओं का निर्माण हुआ है और जो सेवा है, उसकी वास्तविक संख्याओं का योग करने की जगह पे, यानी कि अगर कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ है और उसमें जो सेवा हुई है उसकी संख्याओं का योग करने के जगह पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि इसके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए और इसके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए, ना कि वस्तुओं के संख्याओं का योग करना चाहिए। वस्तुओं के यानी चीज़ों की संख्याओं का योग करने की जगह पर सेवाओं की संख्याओं का योग यानी जोड़ने की जगह पर इनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी इसमें कितना पैसा लगा है, इसमें कितना पैसा लगा है, ये योग करना चाहिए। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूँ का मूल्य 2 लाख होगा। यहाँ क्या लिखा है कि अगर 10,000 किलोग्राम गेहूँ 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य यानी 10,000 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा, 2 लाख होगा। 15 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य कितना होगा, 75,000 होगा। इसी तरह तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गिनती की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। योगफल मतलब जितने भी खर्च हुए हैं, जितने भी पैसे लगे हैं, उनको योग कर देना, उसको योगफल कहते हैं। इसी तरह से जब कोई चीज़ खेतों में तैयार होती है या नेचुरली मिलती है, उसमें जो पैसा लगता है वो प्राथमिक क्षेत्रक के पैसे हैं। फिर उससे नए प्रोडक्शन होते हैं, नई चीज़ें बनती हैं, वो द्वितीयक क्षेत्रक में पैसे लगते हैं। और फिर इसके बाद इसमें ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लगता है, संचार में पैसा लगता है, या फिर पैकिंग में पैसा लगता है, या फिर दूसरे जो खर्च हैं कर्मचारियों को दिया जाता है और जो नौकरी पे रहते हैं उनको पैसा दिया जाता है। ये तीनों जो क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्र में चीज़ों और सेवाओं के पैसों की गिनती की जाती है और उसके बाद इन तीनों में कितना खर्च हुआ है इसको ऐड करके योगफल निकाला जाता है।
उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो भी चीज़ प्रोडक्शन की गई है या फिर उसी चीज़ को बेची गई है, तो हर एक चीज़ की या फिर हर एक सेवा की गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों, इसे हम आगे पढ़ेंगे। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। यानी कि फाइनली जो प्रोडक्शन हो जाता है, उसे सेल किया जाता है, जितना लास्ट तक खर्चा हुआ है उसे गिनने की ज़रूरत होती है। ऐसी चीज़ों के पैसों को, दामों को गिनने की ज़रूरत होती है। ऐसे सेवाओं के खर्चों को गिनने की ज़रूरत होती है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा है कि जैसे कि एक किसान है और वो किसी आटा मिल को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्किट कंपनी को आटा 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अब जब मिल वाला लेता है गेहूं को, वो गेहूं की जब आटा मिल जो है वो जब गेहूं लेता है, वो मिल में गेहूं की पिसाई करता है और फिर पीसने के बाद वो बिस्किट कंपनी को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उस आटे को बेच देता है। उसने कितने किलोग्राम प्रति किलोग्राम से खरीदे थे गेहूं को? 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं को खरीदा था उसने, और फिर उसने बिस्किट कंपनी को वो आटा पीस कर उसने 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। फिर वो बिस्किट कंपनी क्या करती है, उससे तो वो बिस्किट बनाएगी। इस वजह से वो क्या करती है कि वो चीनी और तेल जैसी जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करती है और बिस्किट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाज़ार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में, यानी कि 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्किट बेचती है। फिर वो उपभोक्ता कौन होते हैं? कंज्यूमर होते हैं, जो प्रोडक्शन किए हुए चीज़ों को खरीदते हैं अपने यूज़ के लिए। जो ग्राहक होते हैं उन्हें वो बेच देता है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है। जब वो बिस्किट के 4 पैकेट बनाता है और वो चारों पैकेट को बेचता है 80 रुपये में, यानी कि पर पैकेट उसने 20 रुपये में बेचा है। इसलिए जो बिस्किट है वो अंतिम उत्पाद है, अंतिम वो प्रोडक्शन है, अर्थात वो वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, यानी कि जो कंज्यूमर तक पहुंचती है, वो अंतिम उत्पाद होती है। पहले खेतों में जब कोई चीज़ तैयार होती है, उससे जब कोई चीज़ बनती है, फिर वो बनते हुए फिर बाज़ार में जाती है और बाज़ार में जाने के बाद वो अंतिम उत्पाद के रूप में उपभोक्ताओं को मिलती है। उपभोक्ता उसे खरीद कर अपने यूज़ में लाते हैं। वो जो उत्पाद है, वो जो प्रोडक्ट है, वो आखिरी उत्पाद है और उसे ही गिनना चाहिए, उसके ही खर्च को, उसके ही पैसे को ऐड करना चाहिए। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? हमारे माइंड में ये एक क्वेश्चन आएगा कि पहले जो किसान है उन्होंने गेहूं उपजाया, उसके खर्चे को हम क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं? लास्ट में वो बिस्किट बनकर तैयार हुई है, उसे ही हम क्यों ऐड करेंगे उसके खर्च को? दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा, किसान ने गेहूं दिया आटा मिल को, आटा मिल वाले ने पीसा उसे, फिर बिस्किट कंपनी को दिया, बिस्किट कंपनी ने चीनी और तेल जैसी ज़रूरी चीज़ें यूज़ करते हुए बिस्किट के 4 पैकेट बनाए, फिर उसे 80 रुपये के हिसाब से बेचा और पर पैकेट 20 रुपये के हिसाब से बेचा। ये जो इतने सारे प्रोसेस हैं, इसमें गेहूं से लेकर बिस्किट तक में ये गेहूं और आटा ये बीच वाली चीज़ें हैं, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, अंतिम वस्तु नहीं है, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करते हुए बिस्किट तैयार हुई हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है और जो बीच की वस्तुएं हैं वो लास्ट वाली वस्तुओं और सेवाओं के बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसे हम और डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। ये एक
गौर करने वाली बात है, ये एक सोचने वाली बात है। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी हमने बिस्किट का प्रोडक्शन हमने देखा और वो बिस्किट बाज़ार में पहुंची, तो बिस्किट में क्या शामिल था? गेहूं भी शामिल था, चीनी भी शामिल था, तेल भी शामिल था, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो शामिल था। तो ये जो चीज़ें हैं वो बिस्किट में पहले से ही शामिल है। बिस्किट अंतिम वस्तु के मूल्य 80 रुपये में पहले से ही आटा का मूल्य 25 रुपये शामिल है। जो बिस्किट का मूल्य लास्ट कितना था? 80 रुपये था। इसी में 25 रुपीज़ शामिल है। कैसे शामिल है? गेहूं वाले ने मिल वाले को कितने में दिया? प्रति केजी गेहूं 20 रुपये में दिया, और मिल वाले ने उसमें गेहूं को पीसा और उसे बिस्किट कंपनी को कितने में बेचा? 25 रुपये में बेचा। यानी कि 25 रुपये में उसने 20 रुपये में उसने कितना ऐड किया? 5 रुपीज़ ऐड किया, और फिर 25 रुपये में उसने क्या किया? बिस्किट कंपनी को दे दिया। बिस्किट कंपनी ने इसी में चीनी का इस्तेमाल किया। चीनी में ऑब्वियसली उसने खर्च किया होगा, ख़रीदा होगा, और तेल भी उसने ख़रीदा होगा। तो जो दाम से उसने जो भी चीज़ों को ख़रीदा है उसका दाम उसने 25 रुपीज़ में और ऐड कर दिया। अपनी मेहनत भी उसने, अपनी सेवा का जो मूल्य है उसने भी उसमें ऐड कर दिया, और फाइनली उसने 80 रुपीज़ में बिस्किट के 4 पैकेट को सेल किया। तो इस 80 रुपये में 20 के बाद 25 यानी 25, और उसके बाद इसमें ऐड होकर फाइनली कितना आया? 80 रुपये आया। तो इस 80 रुपये में 80 रुपीज़ में ये क्या है? गेहूं का दाम है, और मील में जो खर्च हुए, चीनी का दाम है, तेल का दाम है, सारा ऐड किया हुआ है, और ये फाइनली 80 रुपीज़ है। तो इस तरह से 80 रुपीज़ में गेहूं के दाम, चीनी, तेल वगैरह के दाम शामिल है। और ये जो चीनी है, आटा है, तेल है, ये मध्यवर्ती वस्तु है, इन्हीं का दाम 80 रुपीज़ में शामिल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, और इसीलिए गेहूं और आटा के दाम की अलग अलग गिनती सही नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, और क्योंकि तब हम एक ही चीज़ की मूल्य की गणना बार बार करते हैं, यानी उसके दाम की जो गिनती है बार बार करते हैं। मान लीजिए कि गेहूं का दाम अगर पहले 20 रुपये, फिर अगर मील वाला उसमें 20 रुपये ऐड करता तो वो कितना हो जाता? 45 हो जाता। फिर जो बिस्किट कंपनी वो 80 रुपीज़ में बेचता है, 80 रुपये में फिर वो 45 रुपीज़ ऐड करता तो कितना हो जाता? 125 हो जाता। तो इस तरह से जो गेहूं और बाकी चीज़ें हैं उसकी बार बार उसमें गिनती होती, इसलिए एक ही बार उसमें ऐड किया गया, और फाइनली जो प्रोडक्शन हुआ है, जो प्रोडक्ट बना है, उसी में वो मध्यवर्ती चीज़ों के दाम ऐड हैं, इसीलिए हम उसे बार बार नहीं गिनते हैं। और फाइनली जो प्रोडक्शन यूज़ होता है, बनाया जाता है, जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसी को अंतिम उत्पाद के जो खर्च होते हैं, दाम होते हैं, उसी को ऐड किया जाता है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यहाँ क्या लिखा है कि किसी विशेष वर्ष में, यानी कि एक साल में जितने भी चीज़ों का उत्पादन हुआ है, चाहे वो प्रथम क्षेत्रक से हो, चाहे वो द्वितीय क्षेत्रक से हो, चाहे वो तृतीय क्षेत्रक से हो, अगर प्रथम क्षेत्रक में उत्पादन किए गए जो चीज़ें हैं, अगर उनका यूज़ डायरेक्ट उपभोक्ता करता है, ये अंतिम उत्पाद होगा। अगर ये द्वितीय क्षेत्रक में जाता है, फिर प्रोडक्शन होता है, फिर उत्पाद बनकर उपभोक्ताओं तक पहुंचता है डायरेक्टली बिना तृतीय क्षेत्रक का यूज़ किए, ये अंतिम उत्पाद होगा। अगर ये यहाँ जाता है, तृतीय क्षेत्रक का यूज़ करते हुए उपभोक्ताओं तक पहुँचता है, तब ये अंतिम उत्पाद होगा। तो किसी भी क्षेत्र में जब कोई चीज़ वस्तु उत्पादन होती है और सेवा जो होती है उसमें उसका जो मूल्य है, यानी कि अंतिम उत्पाद का मूल्य और सेवा का मूल्य, इसे ऐड कर दिया जाता है, और जब ऐड करने के बाद उस साल का कुल उत्पादन ये बताता है कि उस साल में कितने प्रोडक्शन हुए, कितने सेवा लगी, और दोनों का मूल्य ऐड करते हुए उस साल की जानकारी प्रदान करता है कि कितना खर्च हुआ और कितना लाभ हुआ।
तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि तीनों क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक में जो भी चीज़ें उत्पादन होती हैं, प्रोडक्शन होती है, उनके वस्तुओं का मूल्य और सेवाओं का मूल्य को जोड़ दिया जाता है और उसे देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जिसे इंग्लिश में GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है और ये किसी देश के अंदर किसी भी विशेष वर्ष में हर साल उत्पादित जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अंतिम वस्तु है और सेवा है, उसको ऐड जब किया जाता है उसका मूल्य है। GDP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद क्या है? कि जितने भी अंतिम चीज़ें हैं उसका मूल्य और सेवाओं का मूल्य ऐड किया जाता है, वो उस साल का किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है, यानी कि साल में जब सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है देश का, इससे देश की अर्थव्यवस्था की विशालता पता चलती है कि कौन सा देश कितनी तरक्की कर रहा है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब भारत में सकल घरेलू उत्पाद की जो मेजरमेंट है, जो मापन है, ये एक कठिन काम है और कठिन काम जो है वो केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यानी पूरे देश का जो केंद्र सरकार है उसी के मंत्रालय के जरिए ये कठिन काम यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का मापन किया जाता है। ये मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब GDP का अनुमान करता है। अब ये सरकार के मंत्रालय किस तरह से GDP का अनुमान करते हैं? सरकार, केंद्र सरकार के मंत्रालय सरकारी विभागों की मदद से, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनकी मदद से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन जमा करते हैं और तब GDP का अनुमान करते हैं। इस तरह से देश का GDP मालूम होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।